Hello aspirants, welcome to the Padho Up Current Affairs. If you are new to the channel, please watch the video completely. Then अगर आपको यूज़फुल लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद द पॉजिटिव कोटेशन ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। आप कोई भी चीज़ करते हो तो जब तक वो हो नहीं जाती है वो हमेशा इम्पॉसिबल ही लगती है। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स चलते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलो इसी माहौल के साथ, इस इन्वायरमेंट के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की 1 मई 2026 की करंट अफेयर्स क्लास। तो शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस क्लास को, आपको क्लास का इंडेक्स बता देते हैं कि हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हम सिर्फ न्यूज़ की एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, जो भी न्यूज़ है उसकी एनालिसिस हम देखेंगे इन द फर्स्ट पार्ट, एंड इन द सेकंड पार्ट यू विल फाइंड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। अगर आप में से कोई भी ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ एनालिसिस स्किप करके डायरेक्ट एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करना चाहते हैं सिर्फ, तो मैंने आपके लिए टाइम स्टैम्प्स दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप नीचे वीडियो के नीचे देखोगे तो टाइम स्टैम्प्स आपको दिखेंगे, आप सीधे पार्ट 2 पे जा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको बाकी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो चलो अपनी क्लास अब शुरू करते हैं। सो द न्यूज़ इज़ दैट इंडिया डिप्लॉयज़ आरोग्य मैत्री इन जमाइका। इंडिया डिप्लॉयज़ आरोग्य मैत्री इन जमाइका। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। तो इंडिया ने अपना इंडिजिनस, पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि आरोग्य मैत्री क्या है, इंडिजिनस है। आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको आरोग्य मैत्री के बारे में क्या जानना है? फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ पोर्टेबल क्या है? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब आप एक तरीके से ऐसे इसको समझ सकते हो कि ये रेडीमेड हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर आप एक ठीक ठाक नंबर में लगभग 200 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हो। ठीक है, पोर्टेबल है मतलब इजीली आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में या डिज़ास्टर के कंडीशन में बहुत ही मदद करती है। ठीक है, तो हमने ये किसको दिया है? जमाइका को, जो कि एक कैरेबियन कंट्री है। अभी हम आगे देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पे है। किस फ्रेमवर्क के अंडर दिया है? तो आपको ये याद रखना है कि ये HADR फ्रेमवर्क है। ठीक है, HADR फ्रेमवर्क है। HADR का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन एड देना होता है या डिज़ास्टर से रिलेटेड हमें थोड़ी मदद करनी होती है, वहाँ पे हम इस फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आरोग्य मैत्री क्या है, भीष्म क्या है और किस फ्रेमवर्क के अंदर ये हो रहा है। अब देखो कि कैरिकॉम क्या है। कैरिकॉम किससे रिलेटेड है? जमाइका से। जमाइका ना कैरिकॉम का मेंबर है। जमाइका जो है वो कैरिकॉम का ही मेंबर है। कैरिकॉम मतलब होता है कि जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उनकी कम्युनिटी, तो कैरिबियन कम्युनिटी को शॉर्ट में कैरिकॉम कहते हैं। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है कैरिबियन नेशंस की, जिसको 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1973 में, वाया द ट्रीटी ऑफ चैगुआ रमास। इसमें अभी के लिए 15 मेंबर स्टेट्स हैं। कितने? 15 मेंबर स्टेट्स हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में आसियान है ना, वैसे आप समझ लो कि एक ग्रुपिंग है जो कि कैरिबियन कंट्रीज़ के लिए है। उसे इन्होंने क्या नाम दिया है? कैरिकॉम। उन्होंने क्या नाम दिया है? कैरिकॉम। तो देखो ये कैरिकॉम कंट्रीज़ हैं, इनमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, ये उनके नाम दिए हुए हैं और ये इनके लोकेशन से आप ध्यान से देख सकते हो। तो बहामास हुआ, जमाइका देखो यहाँ पर है, क्यूबा हैती के पास में जमाइका है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये जो आइलैंड के चेन है ये पूरे के पूरे मेंबर्स हैं। और साउथ अमेरिका में अगर आप जाओगे तो साउथ अमेरिका में स्टार्टिंग में जो सुरिनाम और गुयाना वाली कंट्रीज़ है, जो इसको हम बोलते हैं कि ये मेनलैंड मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 3 कंट्रीज़ के नाम है, आपको याद रखना है, बेलीज़, गुयाना और सुरिनाम। ये 3 मेनलैंड कंट्रीज़ हैं। इनके अलावा बाकी जो भी कंट्रीज़ मेंबर हैं वो आइलैंड नेशंस हैं। ठीक है, चलो तो आरोग्य मैत्री के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली चीज़ कि ये ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है इंडिया का। अनाउंस कब किया गया था? 2 जनवरी 2023 में, ड्यूरिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये आपको याद रखना है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जब हो रही थी, उसके दौरान PM मोदी ने ये अनाउंस किया था कि हम आरोग्य मैत्री लॉन्च कर रहे हैं।
जब भी ग्लोबल साउथ आ जाए ना तो आपको दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि ग्लोबल साउथ का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज़। क्या मतलब है? डेवलपिंग कंट्रीज़। तो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव लेके आए थे, जिनके अंदर हम भीष्म क्यूब उस किसी कंट्री को देते हैं जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो भीष्म का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। चलो, इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भीष्म क्यूब होते हैं ना, इन भीष्म क्यूब के अंदर ऐसे कुछ मॉड्यूलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, इनके अंदर मॉड्यूलर सिस्टम होते हैं जिनमें मिनी क्यूब्स होती हैं और मिनी क्यूब्स मिलके मदर क्यूब बनाती हैं और मदर क्यूब मिलके भीष्म क्यूब बनाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि पहले मिनी क्यूब्स होती हैं, मिनी क्यूब्स मिलके क्या बनाती हैं? मदर क्यूब्स, और मदर क्यूब से मिलके बनता है भीष्म क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से इसको जोड़ के बनाया जाता है, इसीलिए ये पोर्टेबल होता है। तो जहाँ पे भी आप इसको ओपन कर दो सब जोड़ के, वो तुरंत वहाँ पे एक मॉड्यूलर हॉस्पिटल आपके लिए बन के रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो 36 मिनी क्यूब्स, 36 मिनी क्यूब्स मिलके मदर क्यूब्स बनाती हैं और 2 मदर क्यूब मिलके एक भीष्म क्यूब बनाते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अगली हम न्यूज़ देखते हैं कि IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है SHG सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ मैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG मतलब होता है, इसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान लो कि अगर किसी एक इंसान को बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, और उसके पास फंड्स के शॉर्टेज ऑलरेडी है, मतलब उसकी जो उस लोन को रीपेमेंट करने की कैपेसिटी है वो कम है, तो बैंक ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि मान लो कि हमने 5 लोग का ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब पाँचों के पास 1,000 रुपये की मान लो कि लोन रीपेमेंट कैपेसिटी है और इनको में से किसी एक को 2,000 का लोन चाहिए। अगर वो इंडिविजुअली आता तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 1,000। बट अगर वो 5 साथ में आए तो अब इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 5,000। तो बैंक अब 2,000 का लोन इनको दे सकता है। तो बैंक क्या कहता है कि आप लोन भले कोई एक लोग लो, ठीक है, बैंक कहता है कि आप लोन भले ही एक लोग लो, मगर हम जो लाइबिलिटी है वो पाँचों पे फिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये, अच्छा, ये जनरली वुमेंस के लिए किया जाता है। तो ये बोला जाता है कि ये पाँचों के ऊपर जब आपने लाइबिलिटी फिक्स कर दी तो लोन की रिपेमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ही बोला गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन पाँचों में से कोई भी उस मनी को यूज़ कर सकता है और बैंक पाँचों में से किसी को भी पकड़ के बोलेगी कि आप हमारे पैसे वापस कराओ। ठीक है, तो देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डेडिकेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स अकाउंट लॉन्च की है। इससे क्या बढ़ेगा? रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। साथ ही साथ ये जो अकाउंट है ना, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट होने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने का झमेला वहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे अपर लिमिट कितनी दी गई है? तो 2 लाख की, 2 लाख रुपए तक आप रख सकते हो। जीरो बैलेंस अकाउंट है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो कुल मिला के आप वुमेंस के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो स्पेशली उनमें भी रूरल वुमेन, तो रूरल वुमेंस का फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे बढ़ेगा। रूरल वुमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये जो बैंक है ये ऑपरेट करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसको इस्टेब्लिश कब किया था? तो 2018 में। रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। आरबीआई सभी बैंक्स को रेगुलेट करती है, तो इसे भी रेगुलेट कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली इन रूरल एरियाज़। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा पोस्टल सिस्टम है, जो पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम है, वो रूरल एरिया में ज़्यादा इफेक्टिवली हमें उसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने IPPB को गाँव के लिए ही बनाया बेसिकली। ठीक है, सर्विसेज क्या इनकी? तो सेविंग्स अकाउंट ये देते हैं, मनी ट्रांसफर्स करते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और अभी डोर स्टॉप बैंकिंग में भी ये अच्छा काम कर रहे हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि ये लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये आपको अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखना है कि दे कैन नॉट प्रोवाइड लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये UPSC का PYQ है 2023 का। ठीक है, 2023 में UPSC ने PYQ पूछा, द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया। सेकेंड, इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। थर्ड, द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक सपोर्ट्स SHGs। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑल
ऑल मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो SBI है ना, ये SBI नहीं है। SBI की जगह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस कॉन्सेप्ट को किसने प्रमोट किया था स्टार्टिंग में, किसने पायनियर किया था, वो था नाबार्ड। कौन था? नाबार्ड, ठीक है। तो अब जब पहला स्टेटमेंट आपने गलत कर दिया और सेकंड और थर्ड सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जॉइंट लायबिलिटी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3। तो करंट अफेयर्स ये जो न्यूज़ है वो कैसे लिंक्ड हो रहा है PYQ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो SHG प्रोग्राम है, इसे SBI ने नहीं, नाबार्ड ने लॉन्च किया था। कब? 1992 में, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ग्रुप का कोई भी मेंबर लोन लेगा, पूरा ग्रुप लायबल होगा। थर्ड थिंग क्या है कि जो भी रीजनल रूरल बैंक्स है और शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो तो SHG को सपोर्ट करेंगी ही, क्योंकि उन्हें रूरल एरियाज़ के लिए ही बनाया गया था। अगली और आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली आज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है गुरु अमरदास का, ठीक है। गुरु अमरदास जी कौन थे? तो ये सिखिज़म के थर्ड गुरु थे। सिखिज़म के थर्ड गुरु थे गुरु अमरदास जी। तो आपको याद रखना है पहली चीज़ कि गुरु अमरदास जी क्या थे? थर्ड गुरु थे सिखिज़म के, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। तो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है मंजी सिस्टम, ठीक है। इन्होंने मंजी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था और वुमेन राइट्स के लिए एडवोकेसी की थी इन्होंने। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने आनंद कराज मैरिज सेरेमनी भी इनिशिएट किया था, ठीक है। जब भी श्री गुरु अमरदास जी का नाम आए, आपको दो चीज़ याद रखनी है, मंजी सिस्टम और आनंद कराज, ठीक है। अब देखते हैं डिटेल में कि ये है क्या। मंजी सिस्टम के अंदर हम जो सिख कम्युनिटी थी उसे 22 मंजिस में गुरु अमरदास जी ने डिवाइड कर दिया। मंजिस का मतलब क्या होता है? प्रीचिंग यूनिट्स थी ये, मतलब जो भी गुरु के उपदेश थे ना, वो उपदेशों को बाकी जगहों तक पहुंचाने के लिए इस तरह से किया गया। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि मंजी सिस्टम जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन किस सेंस में कि जो भी प्रीचिंग्स थी गुरु की उसे बाकी जगह तक पहुंचाने के लिए। इसके अंदर जो इस प्रीचिंग यूनिट या मंजिस को हेड करते थे, इनके अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? मसंद। क्या? मसंद, ठीक है। चलो, इन सब का मेन पर्पस क्या था? तो प्रोपगेशन ऑफ सिखिज़म को प्रमोट करने के लिए ही इन्होंने, प्रोपगेट करने के लिए बेसिक, क्योंकि स्टार्टिंग में सिखिज़म के पास कम उसके फॉलोअर्स थे, बट जब फॉलोअर्स का नंबर बढ़ने लगा तो ये गुरु अमरदास जी ने मंजी सिस्टम लाया। मंजी सिस्टम के लिए दूसरा नाम क्या होता है? मसंद सिस्टम। तो आपको ये याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा नाम क्या होता है इसका? मसंद सिस्टम, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि आनंद कराज क्या है। आनंद कराज को भी गुरु अमरदास ने ही शुरू किया था, ठीक है। देखो, सिखिज़म की जो ओरिजिन है ना, या जो उनका एफिलिएशन है, वो अर्लियर स्टेज में हिंदुइज़्म से था। किससे था? हिंदुइज़्म से। तो हिंदुइज़्म के शादी ब्याह के कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ पे चलते थे, मगर गुरु अमरदास ने बोला कि आप जो सिख मैरिज सेरेमनी है उसको लेके आओ। तो इन्होंने सिख मैरिज सेरेमनी के फॉर्म में आनंद कराज की स्टार्टिंग की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली आनंद कराज क्या है? तो सिख मैरिज सेरेमनी है। ये क्या होता है? सिख मैरिज सेरेमनी होता है, ठीक है। तो सिख मैरिज सेरेमनी में हम करते क्या है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो होते हैं, गुरुद्वारे में देखो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हम अपने शादी की जो भी सेरेमनीज होती हैं परफॉर्म करते हैं। इसी को हम बोलते हैं आनंद कराज। तो इसको हिंदुइज़्म से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हिंदुइज़्म से अलग करके सिखिज़म ने अपना कल्चर डेवलप किया शादी का, ठीक है। चलो, अगली न्यूज़ है इकोनॉमी की और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेबी ने ऑपरेशनलाइज कर दिया पर्व फ्रेमवर्क को। किसको? पर्व फ्रेमवर्क को सेबी ने ऑपरेशनलाइज कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ ये हेडलाइंस आप पढ़ो कि सेबी ऑपरेशनलाइजेस पर्व टू वेरीफाई परफॉर्मेंस क्लेम्स ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है। जो मार्केट इंटरमीडियरीज है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उन क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए फ्रेमवर्क है। अब न्यूज़ देखते हैं डिटेल में क्या है। तो सेबी ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है पर्व फ्रेमवर्क। पर्व का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको क्या होना चाहिए याद? पर्व का फुल फॉर्म क्या है? तो पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। इसे क्या बोला गया? पर्व, ठीक है। कब से इफेक्ट में आएगा ये? तो 4 मई 2026 से आएगा। इसके अंदर जो वेरिफिकेशन एजेंसी है वो किसे बनाया गया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन एजेंसी, ये काम दिया गया है केयर रेटिंग्स को। कौन? केयर रेटिंग्स, ये रेटिंग एजेंसी है, इसे वेरिफिकेशन एजेंसी बनाया गया है। और साथ ही साथ जो डेटा सेंटर की तरह काम करेगा वो होगा NSE, डेटा सेंटर की तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम करेगा, ठीक है। आपको ये दो चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। पर फ्रेमवर्क के बारे में दो चीज़ समझ में आ गई।
चलो अब अगली न्यूज़ देखते हैं कि आरबीआई ने एग्जेम्प्ट कर दिया है स्मॉल एनबीएफसीज को फ्रॉम रजिस्ट्रेशन रूल्स। अब अगर यूपीएससी या बैंकिंग दोनों के लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने जो स्मॉल एनबीएफसीज हैं उनको रजिस्ट्रेशन के रूल से एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब उनको छूट दी है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है कि आरबीआई ने नॉन डिपॉजिट टेकिंग, आपको याद रखना है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग में से भी स्मॉल, तो स्मॉल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट से बाहर कर दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। पूरी न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने एग्जेम्प्ट किया है स्मॉल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनकी एसेट साइज़ 1000 करोड़ से कम है। तो पहली चीज़ क्या है कि एसेट साइज़ 1000 करोड़ से कम, लेस देन 1000 करोड़, इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एनबीएफसी। और साथ ही क्या होना चाहिए, नॉन डिपॉजिट टेकिंग होना चाहिए, मतलब पब्लिक से कोई भी डिपॉजिट नहीं ले रहा होगा। ठीक है, इनको दो चीज़ों से छूट दी गई है। पहली चीज़ क्या है कि रजिस्ट्रेशन इनको कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि रिज़र्व फंड जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं करनी है। ठीक है, रिज़र्व फंड रिक्वायरमेंट्स है, समझो कि एनबीएफसीज को अपना कुछ पैसा रिज़र्व के फॉर्म में रखना होता है। जैसे आपने सीआरआर और एसएलआर पढ़ा है ना, उस तरह से यहाँ पे एनबीएफसीज के लिए भी रिज़र्व फंड रखने पड़ते हैं ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं उन्हें वो इमरजेंसी केस में वो फंड्स वापस कर पाएँ ईजिली। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे और गैर जमा लेने वाले एनबीएफसी को पंजीकरण और आरक्षित निधि आवश्यकताओं से छूट दी है। इसके अंदर ये कब इफेक्ट में आएगा, तो 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई 2026 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती है मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट ऑफ कैश बैंक्स मस्ट होल्ड एज रिजर्व्स अगेंस्ट कस्टमर डिपॉजिट्स। ठीक है, एनबीएफसी क्या होती है, तो आपके एनबीएफसी के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि इसे कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 इनके अंदर रजिस्टर किया जाता है और ये लोन्स, एडवांसेस, शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स इन सब में डील करती हैं। ठीक है, चलो अब आज की जो न्यूज़ है उसके बारे में ये डिटेल जो सर्कुलर है आरबीआई का वो आप देख सकते हो। आपको इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इस तरह की एनबीएफसीज को अब बोला क्या जाएगा, तो अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी। क्या बोला जाएगा, अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी। आप बस ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ देखते हैं कि एपिडा ने साइन किया है 70 ईयर लीज फॉर ट्रेनिंग सेंटर इन पीलीभीत। ठीक है, कैसा ट्रेनिंग सेंटर है और क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये याद रखना है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया का फर्स्ट होगा, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये इंडिया का फर्स्ट होगा। ठीक है, तो पीलीभीत कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। तो अब न्यूज़ अपनी देखते हैं क्या डिटेल में। तो एपिडा ने एक 70 साल का लीज एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ टू एस्टैब्लिश बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर कम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। कहाँ पे, पीलीभीत में। ठीक है, तो एपिडा ने पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फार्म स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के साथ 70 साल का लीज हस्ताक्षरित किया है। ठीक है, चलो एपिडा के बारे में कुछ चीज़ें जान लो कि पहली चीज़ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी। और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, मैंने पहले भी सेशंस में आपको बताया है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जिन्हें किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये किस एक्ट से बनाया गया, तो एपिडा एक्ट जो है 1985 का, उसके अंदर इसे बनाया गया था। ठीक है, चलो फोर्स में कब आया था ये, तो 13 फरवरी 1986। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि एपिडा काम क्या क्या करती है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, ये काम करते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी पर्सन को एज ए एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स तो उसके लिए करते हैं। इस तरह से बाकी जो भी पैरामीटर्स मैंने यहाँ दे दिए हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगली न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, न्यूज़ अभी तक ख़त्म हो गया, अब आगे हमारा MCQs। ठीक है, तो जिन्होंने न्यूज़ नहीं देखा है वो सीधे स्किप करके इस पार्ट तक पहुंच रहे हैं। आप एक बार न्यूज़ देख लेना, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा वो। तो MCQ स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ क्या है, व्हाट इज़ द मॉड्यूलर मेडिकल सिस्टम क्यूब यूज्ड इन आरोग्य मैत्री कॉल्ड। आरोग्य मैत्री में उपयोग किए जाने वाले मॉड्यूलर मेडिकल सिस्टम क्यूब को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भीष्म क्यूब। ठीक है, राइट आंसर क्या है, भीष्म क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन है, विच एंटिटी लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स अकाउंट टू प्रमोट रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अभी किसने लॉन्च किया, ये IPPB ने। ठीक है, IPPB ने। ठीक है, अब बट अगर आपसे पूछे कि SHG का ही कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था, तो ये नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाबार्ड। कब शुरू किया था, 1992 में। ठीक है, चलो
अगली न्यूज़ है विच सिख गुरु इज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग द मांझी सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वेज। तो ये राइट आंसर क्या होगा, गुरु अमरदास। राइट आंसर क्या है, गुरु अमरदास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन द न्यूली ऑपरेशनलाइज्ड पर्व फ्रेमवर्क बाय सेबी। ठीक है, तो यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पास्ट। मैंने आपको यहाँ बताया था ना, आप इसका फुल फॉर्म फिर से देखो पी का। ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तो आपको याद होना चाहिए। एक मिनट, हाँ ये देखो पूरा नाम क्या था, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ठीक है, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी पर्व। ठीक है, तो वहाँ पे पी का मतलब क्या है, पास्ट। बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या मतलब है, पास्ट। चलो अगली न्यूज़ है द रिसेंट डिसीजन ऑफ आरबीआई एग्जम्प्ट्स विच एनबीएफसीज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड रिजर्व फंड रिक्वायरमेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो जिनके एसेट्स 1000 करोड़ से कम हो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो और एनबीएफसी हो, इनको हम आरबीआई ने एग्जम्प्ट कर दिया है। ठीक है, चलो आखिरी आज की जो एमसीक्यू वो देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बासमती एंड क्रॉप ट्रेनिंग सेंटर इन पीलीभीत। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय नाबार्ड। ठीक है, पहली चीज़ नाबार्ड को आप मार्क करो क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, नाबार्ड। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन अ 70 ईयर लीज एग्रीमेंट। और थर्ड, इफ़ सक्सेसफुल इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट सच सेंटर। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है, पहली चीज़ नाबार्ड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एपिडा। क्या होना चाहिए था, एपिडा। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट 70 ईयर लीज एग्रीमेंट, हाँ 70 ईयर का है। और तीसरा स्टेटमेंट कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो अपने तरह का पहला होगा इंडिया में, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन टिल हियर। और चिंता मत करो, एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। ठीक है।